नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडदानी में होने वाली पानी की गांठें क्या होती है, इनके होने पे क्या लक्षण आते हैं, क्या सारी गांठों में हमें ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, क्या ये गांठें डेंजरस हो सकती है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊंगी कि आप क्या करें जिनसे आपको ओवरी में बनने वाली गांठें ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक फीमेल होती है, जो महिला होती है, उसमें एक बच्चेदानी, दो अंडदानियाँ मतलब ओवरीज और दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। जो ओवरी होती है वो हर महीने एक अंडा बनाती है। वो राइट ओवरी से बन सकता है या लेफ़्ट ओवरी से बन सकता है, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर वो अंडा हर महीने ओवरी से फूट कर बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जो ये सारी प्रोसेसिंग होती है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनमें सिस्ट बनने का मतलब पानी की गठान बनने की संभावनाएं हो जाती है। तो जो ओवरी में बनने वाली जो गांठें होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्ट, मतलब जो ये प्रोसेसिंग है, जो ओव्यूलेशन हुई, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उससे बनने वाली गांठें, उनको फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहते हैं। और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल, मतलब बीमारी वाली गांठें, जिसमें ओवरी के टिश्यू में कोई दिक्कत हुई, जिसकी वजह से ओवरी का टिश्यू ज़्यादा बना और उसकी वजह से जो गांठें प्रोड्यूस हुई, उनको हम पैथोलॉजिकल गांठें कहते हैं। तो जो अंडाशय में, अंडदानियों में जो गांठें बनती है, उससे महिलाओं को क्या लक्षण आते हैं। मुख्य लक्षण में देखें तो पेट में दर्द होना। ये पेट में दर्द ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में होता है। कमर में दर्द होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, जैसे पीरियड्स उस वाले साइकिल में डिले हो सकता है या फिर बीच बीच में स्पॉटिंग भी हो सकती है। इस तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिजियोलॉजिकल सिस्ट के बारे में बताती हूँ। फिजियोलॉजिकल सिस्ट की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। सबसे पहले है फॉलिकुलर सिस्ट। तो जो नॉर्मली ओवरी में जो अंडे बनते हैं, हम उनको फॉलिकल ही बोलते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होते हैं ना, ये ओवरी का जो अंडा फूट कर बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ये नहीं होती है। तो जो ओवरी होती है, इसमें पानी इकट्ठा होता जाता है, उसी की गठान बन जाती है। इसी गठान को हम फोलिकुलर सिस्ट कहते हैं और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। ये अगले महीने जो पीरियड्स आते हैं तो ये गांठ ख़त्म हो जाती है। कभी कभी दर्द कर सकती हैं, तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर या हार्मोन की टैबलेट आपको दे सकते हैं। दूसरी सिस्ट होती है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। एक्चुअली जब ओवरीज से ओवा निकल के बाहर चला जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, तो जो खोल बचता है ना, जो मेम्ब्रेन्स, जो लेयर्स बनती है, वो लेयर्स ही कुछ फ्लूइड इकट्ठा करके एक कार्पस ल्यूटियम बनाती है। ये कार्पस ल्यूटियम है ना, ये नॉर्मली ही बनता है, प्रेजेंट होता है। और ये कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन शुरू में वो कार्पस ल्यूटियम ही बनाता है। कभी कभी इस कार्पस ल्यूटियम की भी सिस्ट बन जाती है, इसमें भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी कोई घबराने वाली सिस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये समय के साथ साथ जब नेक्स्ट पीरियड आता है अपने आप ख़त्म हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं हेमरेजिक सिस्ट। तो जब ये जो फॉलिकुलर सिस्ट बनी या फिर जब कार्पस ल्यूटियम सिस्ट बनी, इन सिस्ट में ना छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो होती है। कभी कभी ये जो ब्लड की नलियाँ होती है वो फट जाती हैं, तो उसकी वजह से हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। अब ये हेमरेजिक सिस्ट भी जब बनती है, उस साइकिल में हो सकता है आपको पेट में दर्द ज़्यादा हो। ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं महिला को, पेट में दर्द होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना। तो ये जो हेमरेजिक सिस्ट होती है, ये हमें सोनोग्राफी से पता चलता है कि जो सिस्ट है ना, वो हेमरेजिक है, वो फॉलिकुलर है या वो कार्पस ल्यूटियम सिस्ट है। तो हेमरेजिक सिस्ट तो पेशेंट ने सोनोग्राफी क्यों कराई होगी? जब उसको पेट में दर्द हुआ या पीरियड इरेगुलर आया, पीरियड में पेन ज़्यादा हुआ, उस कंडीशन में ये जो फाइंडिंग्स होती हैं, ये एक एक्सीडेंटल मतलब बाई चांस मिलने वाली फाइंडिंग होती है। हेमरेजिक सिस्ट में भी वैसे हम कुछ करते नहीं हैं, मरीज को पेन किलर देते हैं और सोनोग्राफी फॉलोअप करने के लिए बुलाते हैं। ये जो इस तरह की गांठें होती हैं ना, ये 6 से 8 हफ्ते में चली जाती हैं। फिर होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये एक अलग तरह की बीमारी है, जिसमें हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से दोनों अंडदानियों में छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं।
ये पानी की गांठें छोटी छोटी 1-1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो मैंने अपने चैनल पे पीसीओडी की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है कि पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, क्या बनती है, क्या करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं तो एक सिस्ट होती है जिसका नाम है डर्मोइड सिस्ट। तो जो डर्मोइड सिस्ट होती है ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट नहीं होती है, ये एक प्रकार की पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी वाली सिस्ट होती है। डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है ना, कोई भी टिश्यू जैसे कि दांत का, हड्डी का, बालों का टिश्यू वो ओवरी में आ जाता है और फिर वो अपने आप को प्रोलिफरेट करता है और एक सिस्ट का रूप धारण कर लेता है। इस तरह की जो सिस्ट होती है ये डर्मोइड सिस्ट होती है। और जो डर्मोइड सिस्ट होती है उसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही होती है। लेकिन ये बिनाइन सिस्ट होती है, मतलब ये कैंसर की गठाने नहीं होती, इसमें ऐसे डरने वाली बात नहीं होती। जैसे हमने एक बार ये सिस्ट को निकाल दिया तो ये सिस्ट आपके जीवन में दोबारा नहीं बनेंगी। ये होगी डर्मोइड सिस्ट जिसको टीरेटोमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलें तो और सिस्ट होती है, एक होता है सीरस सिस्ट एडिनोमा। अब कैसे पता चले कि किसी महिला को सीरस सिस्ट एडिनोमा है, क्योंकि ये तो बायोप्सी का डायग्नोसिस होता है। तो जो मैंने आपको फिजियोलॉजिकल सिस्ट बताई है ना, जैसे कि फोलिकुलर है, कार्पस ल्यूटियम है, हेमरेजिक है, ये ज़्यादातर है ना 5 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट होती हैं और ये सारी सिस्ट मैक्सिमम 12 हफ्ते में गायब हो जाती है। अब जो सीरस सिस्ट एडिनोमा है वो सोनोग्राफी में हमें एक सिंपल सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट जैसा ही दिखाई देता है। यदि वो गांठ बढ़ती जाती है या 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है, 3-4 महीने हो गए उसको फॉलोअप करते के लिए और वो गायब नहीं हुई है, तब हमें सिस्ट एडिनोमा का डाउट होता है। ये जो सिस्ट होती है ना, हमें प्रेगनेंसी में भी मिल सकती है। यदि प्रेगनेंसी में सिस्ट हो तो क्या करें, तो उसमें भी यही करना होता है। यदि प्रेगनेंसी में सिस्ट छोटी होती है तो हमें कुछ नहीं घबराना, वही जो प्रेगनेंसी में हम सोनोग्राफी से फॉलोअप करवाते हैं वैसे ही हमें फॉलोअप करवाते रहना है। अब यदि हमें लग रहा है कि जो प्रेगनेंसी में सिस्ट हैं वो डर्मोइड हैं या वो सिस्ट एडिनोमा हैं जो बड़े हैं, 7-8 सेंटीमीटर के हैं, ऐसी कंडीशन में हम प्रेगनेंसी में उनको सिस्ट को ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। और यदि हमें प्रेगनेंसी में ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो वो हम 12 हफ्ते के बाद, मतलब पहले 3 महीने छोड़कर उसके बाद ही वो सर्जरीज प्लान की जाती है। ऐसी सर्जरीज में जब प्रेगनेंसी में जो सर्जरीज करते हैं ओवेरियन सिस्ट की, उसमें हम यूट्रस को मतलब बच्चेदानी को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ जो ओवरी की सिस्ट होती है उसी को ही निकाला जाता है। अब हम ये सिस्ट क्यों फॉलोअप के लिए आपको बुलाते हैं, हमें क्या लगता है कि आपको बार बार चेकअप के लिए आना चाहिए, सिस्ट को क्यों फॉलोअप कराते हैं? क्योंकि जो ओवेरियन की सिस्ट होती है ना, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि टॉर्जन होना, मतलब कभी कभी ये ओवरी पे लटकी हुई होती है, ओवरी के साथ बनी हुई होती हैं, तो ये घूम जाती है, उनको बोलते हैं टॉर्जन हो जाना। घूमने की वजह से इनके अंदर जो ब्लड की नालियाँ जारी होती है ना, वो बंद हो जाती है, इनका ब्लड का सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है और मरीज को भयंकर पेन होता है पेट में, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है और ये सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। ऐसी कंडीशन में जब ये सिस्ट घूम जाती है तो हमारे पास ऑपरेशन करने के अलावा और कोई भी इलाज नहीं होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका फट जाना। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो सिस्ट होती हैं ये अपने आप फट जाती हैं, तो इनका जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, साथ में पेट में ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी कंडीशन में भी हमें मरीज को ऑपरेट करना पड़ता है। अब जो इनका डायग्नोसिस होता है वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि पेशेंट में इस तरह की सिस्ट है, हम उनको फॉलोअप करवाते रहते हैं। इसके अलावा एक डायग्नोसिस और करते हैं, उसमें है CA-125। हम पेशेंट्स को CA-125 करवाने के लिए बोलते हैं। इसका जो मेन रोल है CA-125 का, वो एक चॉकलेट सिस्ट नाम की सिस्ट भी होती है, और दूसरा जो कैंसर की गठान होती है उसके लिए इनका रोल ज़्यादा होता है। तो चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, ये इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चेदानी की लाइनिंग होती है ना, वो इधर उधर इम्प्लांट हो जाती है, कुछ ऐसा हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। तो जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उसकी आदत होती है मेंसेस करने की, पीरियड्स लाने की, तो अब ये ओवरी में भी आ जाती है ये लाइन। तो ओवरी में जब ये लाइन बनती है और वहाँ पर मेंसेस आते हैं ओवरी में, तो उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होता नहीं है, तो ओवरी में ये एक गांठ का रूप धारण कर लेती है
और उसको चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है ना, वो लिक्विड चॉकलेट जैसा होता है इस फ्लूइड का, इसलिए इसका नाम होता है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट यदि आती है तो उसमें पेशेंट्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अलग तरह से रहती है। इसमें पेट दर्द के अलावा बच्चा ना होने की समस्या ये भी रहती है, और चॉकलेट सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो अलग से होता है, और सर्जिकल अप्रोच भी होती है इसमें। अच्छा, अब हम क्या करें कि इन सिस्ट से क्या हम बच सकते हैं? तो इसका प्रिवेंशन में देखें तो वही है कि हमें अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा बॉडी पे फैट नहीं चढ़ानी है, क्योंकि ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होती है बॉडी में तो हार्मोन चेंजेस आती हैं। हार्मोन चेंजेस की वजह से ओवरीज की जो गांठें होती है वो शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था सारा ओवेरियन सिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सारी जो ओवरीज की सिस्ट होती हैं वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं होती हैं। किसी किसी में हमें ट्रीटमेंट भी मेडिकली भी ट्रीट करना होता है, लेकिन आप इनको जब जब डॉक्टर बुलाते हैं फॉलोअप के लिए ज़रूर जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, और मेरी वीडियो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।